Welcome to the YouTube channel of Infinity Academy. Today we are going to discuss the subject of theory of structures and questions which were asked in the MES 2019 examination. In the syllabus of MPSC, they have segregated theory of structure into two parts. One is theory of structure and second is what? The structural analysis. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि theory of structures में सिलेबस में अलग टॉपिक्स हैं और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में अलग टॉपिक्स हैं. स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो टॉपिक्स हैं दैट इज आर्चेस, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, दैट वी विल डिस्कस इन द सेपरेट वीडियो. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स व्हिच वर स्ट्रिक्टली मेंशन्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ टॉस ओनली. These questions we have taken from the book. It contains more than 1600 plus MCQs with the detailed explanation. So let's start with our video for theory of structure. And the first question is, a statically indeterminate structure is one which. तो देखिए हमारे पास determinate structure होते हैं, indeterminate structure होते हैं. डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनको हम स्टैटिक इक्वेशन यूज करके अननोन फोर्सेस फाइंड कर सकते हैं. लाइक इन द केस व्हेन देयर इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड हियर इज लोड, तो हमें यहां पे समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन वी विल पुट इट 0 एंड द समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0. अब यहां पे यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो इन दो इक्वेशंस को यूज करके हम अननोन फोर्सेस फाइंड कर सकते हैं. अब क्या होता है कि यदि हमारे पास ये कैंटिलीवर बीम है और यहां पे एक लोड अप्लाई हो रहा है एट द एंड, इस तरीके से कोई बीम है. अब हमें यहां पे अननोन फोर्सेस फाइंड करने हैं, तो एक तो यहां पे एक मोमेंट है, रिएक्शन लग रही होगी, और साथ ही ये हमारे पास एक और अननोन हो गया. इन दो को तो हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस. लेकिन थर्ड इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कोई भी कंडीशन रिक्वायर्ड होगी जो कि डिफ्लेक्शन या फिर स्लोप इक्वेशंस होंगी, उनसे रिलेटेड हो सकती है, या फिर कोई मेथड होगी जो हम यूज करेंगे फाइंड करने के लिए. सो ऑल दिस known as the compatibility conditions, और इसका यूज करके हम किसी भी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं. सो देखिए अब हम ऑप्शंस पे देखते हैं. यहां पे कैन नॉट बी एनालाइज्ड एट ऑल, एनालाइज हम कर सकते हैं, सो इट इज रॉन्ग. कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स ओनली, स्टैटिक इक्वेशन को यूज करके सिर्फ और सिर्फ हम डिटरमिनेट स्ट्रक्चर को ही फाइंड कर सकते हैं, अननोन फोर्सेस को फाइंड कर सकते हैं. Can be analyzed using equations of statics and compatibility. तो देखिए हमने यहां पे अभी एक्सप्लेनेशन में आपको बताया कि स्टैटिक की कंडीशन और कंपेटिबिलिटी कंडीशन को यूज करके हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं. तो यहां पे हमें जो ऑप्शन सी है वो कुछ सही नजर आ रहा है. अब देखते हैं डी, कैन बी एनालाइज यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंपेटिबिलिटी ओनली. तो देखिए सिर्फ और सिर्फ कंपेटिबिलिटी कंडीशन से ही हम इसे एनालाइज नहीं करते हैं. स्टैटिक इक्वेशन और कंपेटिबिलिटी कंडीशन दोनों रिक्वायर्ड है किसी भी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए. सो करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली सी इन दिस केस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज propped cantilever beam as shown in figure, the value of propped reaction R will be. अब यहां पे हमें इस propped reaction R की वैल्यू फाइंड करनी है और इस फ्री एंड पे क्या है, एक मोमेंट भी अप्लाई हो रहा है दैट इज ऑफ 30 किलो न्यूटन पर मीटर, और इस बीम की लेंथ कितनी है, दैट इज 5 मीटर्स. तो देखिए इसे हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं. तो यहां पे इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर है और यहां 30 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट अप्लाई हो रहा है. तो अब देखिए ये क्या है कि एक तरीके से हमें कंपेटिबिलिटी कंडीशंस यूज करनी है. अब आप जानते हैं कि एंड पॉइंट पे यदि लोड लग रहा हो किसी कैंटिलीवर बीम में तो उसके लिए डिफ्लेक्शन क्या होता है, दैट इज RL³/3EI, और एंड पॉइंट पे यदि मोमेंट लग रहा हो तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन क्या होता है, दैट इज ML²/2EI. सो RL/3 is equals to M/2. From here it is 30/2 into 3 divided by 5. Okay, so it comes out as 9 kilonewtons.
9 किलो न्यूटन की रिएक्शन यहां पे जो है अप्लाई हो रही होगी। तो देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन इज ए इन दिस केस। ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन इज ए। नाउ we will move towards the next question. Next question is, a fixed beam AB of length L having constant flexural rigidity EI carries two loads P at its third points C and D as shown in the figure. तो देखिए क्या है, यहाँ पे एक फिक्स बीम है और L/3 की डिस्टेंस पे पॉइंट C पे एक लोड P लग रहा है और सिमिलरली आफ्टर दिस L/3 की डिस्टेंस पे D पॉइंट पे एक लोड P अगेन इसमें अप्लाई हो रहा है। अब हमें यहां से कहा गया है कि व्हाट इज द न्यूमेरिकली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर, है ना। इस फिक्स्ड बीम के केस में न्यूमेरिकली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पे अकर होगा? B पे होगा, A पे होगा, C पे होगा, D पे होगा, किस पॉइंट पे अकर होगा? तो देखिए क्या है कि एक फिक्स्ड बीम है, इसे एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली किसी भी फिक्स बीम को हमें एनालाइज करना है तो देखिए सबसे पहले तो हम एक फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इस केस में हम इसे कंसीडर कर लेते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पे 2 पॉइंट लोड अप्लाई हो रहे हैं, दैट इज P, और ये L/3 और L/3 डिस्टेंस पे लग रहे हैं। ये है पॉइंट A एंड इट इज द पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D। अब देखिए हमें क्या करना है, इसके लिए फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। अब देखिए यहां से हम कह सकते हैं यहां पे रिएक्शन RA है, RB है, RA/RB इज इक्वल्स टू व्हाट, RA प्लस RB इज इक्वल्स टू 2P। कंडीशन पूरे तरीके से सिमेट्रिक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से RA इज इक्वल्स टू व्हाट, P एंड RB इज इक्वल्स टू आल्सो P। अब देखिए अब क्या है कि इसका यदि हम shear force डायग्राम ड्रॉ करें, सो इट इज लाइक दिस। यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में P लोड अप्लाई हो रहा है एंड इट इज द लोड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली फॉर दिस इट विल बी लाइक दिस, B इट इज D, C एंड A। अब इस shear force डायग्राम की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसका एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब हम इसका ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दैट इज C पॉइंट पे दैट इज MC माइनस MA इज इक्वल्स टू व्हाट, कितने लोड कितने लेंथ पे ये शेयर फोर्स डायग्राम है, दैट इज L/3 और ये कितना है P, सो इट इज इक्वल्स टू व्हाट, P इंटू L/3। A पे मूवमेंट कितना है, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो A पे मूवमेंट है 0, तो ये हो जाएगा PL/3। सो फ्रॉम हियर वी कैन से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी लाइक दिस, दैट इज PL/3। अब C से D पॉइंट तक यहां पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी कांस्टेंट फ्रॉम C टू D। नाउ इस तरीके से भी हम इसे फाइंड कर सकते थे, दैट इज MD माइनस MC, और यहां पे क्या है, पूरे तरीके से जीरो लोडिंग है ना। तो MD इज इक्वल्स टू व्हाट, MC इज इक्वल्स टू PL/3, सो इट इज PL/3। तो ये क्या है, यहां पे भी PL/3 हो जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस B पॉइंट पे भी बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना होगा। सो MB माइनस दैट इज MD इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ PL/3। नाउ at MD we know that is PL/3, so MB is equals to what, PL/3 plus PL/3, so it is equals to 0। तो B पॉइंट पे ये मोमेंट जो है वो हो जाता है 0 हो जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस बीम। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए अब क्या है कि जब हम फिक्स के लिए ड्रॉ करेंगे तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम किसको कंसीडर कर रहे होंगे, मोमेंट्स को कंसीडर करेंगे। तो देखिए इसके केस में क्या है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये तो सिंपली सपोर्टेड है। अब यहां पे एक मोमेंट लग रहा होगा दैट इज
MA और इस डायरेक्शन में एक मोमेंट लग रहा होगा दैट इज MB। इसके लिए जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर पूरी तरीके से सिमेट्रिक है, सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी लाइक दिस। ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दैट इज फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ इन दिस केस बीम की लेंथ कितनी है, L है, और ये है MA एंड इट इज व्हाट, MB। ड्यू टू द symmetry in the structure we can equate fixed and bending moment diagram and free and bending moment diagram area। तो यहां पे इसका एरिया कितना हो जाएगा, that is MA into L। MA और MB दोनों इक्वल होंगे। जब हम फ्री एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं तो ये यहां पे कितना है, L है एंड इट इज व्हाट, इट इज L/3। नाउ इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहां पे समेशन ऑफ द पैरेलल साइड, सो इट इज L/3 प्लस L इंटू हाइट कितनी है इसकी, हाइट इज PL/3, ओके, सो इंटू PL/3। फ्रॉम हियर वी कैन गेट इट एज हाफ ऑफ दैट इज 4L/3 into PL/3, it is PL/3। तो अब यहां से हमें ये मिलेगा दैट इज 2PL/9 इट इज। तो MA की वैल्यू हमें यहां से मिल गई 2PL/9 इन दिस केस। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को इंपोज कर देंगे, है ना, दैट इज फिक्स एंड डायग्राम, फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखिए अब क्या होगा इसके केस में, दैट इज द 2PL/9 एंड इट इज व्हाट, इट इज समथिंग लाइक दिस। अब यहां पे हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है। सो वी नो एट सम सेक्शन X वी हैव टू फाइंड द बेंडिंग मोमेंट। तो उसके केस में हम ये कहते हैं ना, दैट इज EI d2y/dx2 इज इक्वल टू व्हाट, द डिफरेंस इन द मोमेंट्स। ठीक है, फ्री एंड और फिक्स्ड एंड में जो भी मोमेंट का डिफरेंस होगा दैट विल बी द आंसर इन दिस केस। तो हमें यहां पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंड इट विल बी व्हाट, इट विल बी, ये कितना था, PL/3 था, सो इट इज PL/3 माइनस 2PL/9, so it comes out as PL/9। तो देखिए ये हो जाएगा PL/9 and it is also PL/9। now at this point also it is 2PL/9, A, B, C and D। अब देखिए, अब हमें कहा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, न्यूमेरिकली मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो यहां से यदि हम देखें कि 1/9 और यहां पे है हमारे पास 2/9, तो इसके केस में बिगर वैल्यू कौन सी होगी, बिगर वैल्यू विल बी व्हाट, दैट इज 2/9। सो इन दिस केस व्हाट वी कैन से, we can say from the options at C and D will be equal to 2PL/9। 2PL/9 है क्या, बिल्कुल नहीं है, that is what, PL/9 है। Between C and D will be equal to PL/9, तो ये तो वैसे भी मैक्सिमम वैल्यू है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शंस कैंसिल हो गए। At A and at B will be equal to 2PL/9 between A and C and also between B and D। तो देखिए A and C के बीच में तो वेरिएशन कुछ अलग है ना, that is something like this। ठीक है, तो न्यूमेरिकली तो मैक्सिमम है नहीं ये वैल्यू। सो फ्रॉम ऑप्शंस गिवन हियर वी कैन से दैट ऑप्शन सी, दैट इज एट A एंड एट B it will be equal to 2PL/9। सो करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज C, है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हमें याद रखना है। वैसे तो ये क्या है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, यदि हमें डायरेक्ट रिजल्ट इनके याद रहे तो बहुत आसान हो जाएगा। बाय द प्रैक्टिस वी कैन फाइंड इट विद इन द सेकेंड्स। ओके, सो next question is maximum deflection for simply supported beam subjected to UDL W throughout the span। तो देखिए यहां पे एक ये
सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये यूडीएल इस पे अप्लाइड है। अब हमें क्या बताना है कि यहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो देखिए ये तो वैसे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यदि आप याद रखें तो बहुत अच्छा होगा, और इसके केस में आपको पता भी होगा कि इसका जो रिजल्ट है वो हमें फाइनली मिलता है 5/384 WL3/EI। लेकिन चलिए इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ मैकॉलिस मेथड। अब देखिए हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो यहां पे मोमेंट की इक्वेशन हमें लिखनी होगी। तो ये क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहां पे यूडीएल लग रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस दैट वी कैन राइट मोमेंट इक्वेशन फॉर दिस केस। इट इज ए बी, एल लेंथ की हमने बीम कंसीडर किया हुआ है और यहां पे डब्ल्यू लोड लग रहा है। अब देखिए ये क्या है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का लोड इस पे अप्लाई हो रहा है। वी ऑल नो इस पे रिएक्शंस कितनी हो जाएंगी, WL/2 एंड WL/2। अब क्या करते हैं, हम किसी भी x सेक्शन पे, x डिस्टेंस पे हम मोमेंट की इक्वेशन नोट करते हैं। तो देखिए वी नो दैट m/EI इज इक्वल्स टू व्हाट, d2y/dx2। ठीक है, कर्वेचर के इक्वल होता है। तो हम यहां से EI इज इक्वल्स टू EI d2y/dx2 x सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन जो है वो लिख लेंगे। सो इन दिस केस व्हाट इट इज, WL/2 लोड अप्लाई हो रहा है, दैट इज एट x डिस्टेंस एंड इट इज WX²/2 फॉर द यूडीएल, है ना। दोनों का क्या है, रिएक्शन अलग अलग डायरेक्शन में है, तो मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में ये जनरेट कर रहे होंगे, दैट इज in this direction and for load it is in this direction. Okay, it is anti-clockwise, it is clockwise. So ये हमारे पास हो गई एक इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इस इक्वेशन को चलिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इट इज EI dy/dx इज इक्वल टू व्हाट, WL/2 x² और ये यहां पे हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4 माइनस WX3/6 it is plus C1 that will be the constant। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2 and it is what, it is the slope equation, है ना, it is the slope equation। अब हम इस इक्वेशन को फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं। so it is what, EI y equals to WL/4 it is and it will be what, x³/12 minus WX⁴ divided by 24 plus C1x plus C2। ये हमारे पास हो गई थर्ड इक्वेशन एंड इट इज व्हाट, इट इज द डिफ्लेक्शन इक्वेशन। किसी भी केस में हम इससे डिफ्लेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए किसी भी केस, मतलब इस फॉर दिस पर्टिकुलर केस यदि हम इस तरीके से इक्वेशंस को लिखें, अब क्या है कि यहां पे दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गए C1 और C2, तो इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस केस में देखिए हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 में कि यहां पे क्या है कि स्ट्रक्चर पूरे तरीके से सिमेट्रिक है और लोडिंग भी सिमेट्रिक है, मतलब इसका कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्टेड शेप होगा और सेंटर पे जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है इस केस में। सो व्हाट वी कैन से दैट एट x is equals to L/2 slope will be what, slope will be 0, so dy/dx is equals to 0 at that case। इक्वेशन 2 में चलिए अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। सो इट इज इक्वल्स टू 0, x is equals to what, L/2 WL/4 into L/2 to the square minus WL/2 cube divided by 6 plus C1 it is। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सो इट इज 0 is equals to WL³ 16 minus WL³ it is 24 plus C1। Now after solving this what we will get, it is 48, okay, 48। so C1 is equals to what, C1 will be equal to that is minus of WL³/24, okay। तो ये हमें यहां से एक कांस्टेंट तो पता चल गया, that is C1। now we have to find out the second constant।
तो देखिए इसका कोई डिफ्लेक्टेड शेप इस तरीके से बनेगा। अब यहां पे क्या है कि एट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, कहीं इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्लेक्शन विल बी 0। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। सो इन इक्वेशन 3 इट इज C1 हमें यहां पे पता है कितना है, ठीक है, और C1 की वैल्यू और सारी चीजें हमें इसमें एक एक करके पुट करेंगे। सो इट इज व्हाट, इट कम्स आउट एज हियर x इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा यहां पे 0, y भी क्या है 0 है, तो ये टर्म और ये सारी टर्म्स हो जाएंगी 0 0 और ये हो गया C2। तो C2 की वैल्यू तो हमें यहां पे मिल गई कांस्टेंट की वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू 0 हमें यहां से मिल गई। अब देखिए अब क्या है कि C2 की वैल्यू आपको पता चल गई और C1 की वैल्यू भी पता चल गई। अब हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन 2 की हेल्प से, और इक्वेशन 3 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में हमें तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, दैट इज ई y इज इक्वल टू व्हाट, डिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे हमें चाहिए, डिफ्लेक्शन हमें l/2 पे चाहिए। तो x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू l/2 क्यूब माइनस 24 w/24 l/2 टू द पावर 4 प्लस C1 की वैल्यू हमें यहां से मिल गई है, दैट इज व्हाट, माइनस ऑफ WL3/24 एंड इट इज L/2 सिंपली, और C2 की वैल्यू हमें पता है कि 0 है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपको अल्टीमेटली आंसर मिलेगा दैट विल बी व्हाट, दैट इज 5/384 WL टू द पावर 4 बाई EI। ओके, सो इसके केस में ये हो जाएगा यहां पे हमारा आंसर। तो देखिए ये जो केसेस होते हैं ये वैसे तो स्टैंडर्ड केस हैं, आपको याद रखने हैं, बट यू शुड नो कि कैसे ये चीजें हम फाइंड करते हैं, है ना। कभी हो सकता है कि हमें एग्जाम में ऐसी चीजें मिल जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट नियर एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम थ्रू अ यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन, द फार एंड बीइंग सिंपली सपोर्टेड इज, है ना। तो इसके केस में अब हमें जो है सॉल्व करना है कि ये क्या आएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन में हमें कंडीशंस गिवन है उसके हिसाब से हम कुछ इस तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक है हमारा एंड A एंड दैट इज व्हाट, इट इज द B। अब देखिए अब क्या है, यहां पे किसी भी पॉइंट पे चलिए हम यहां पे एक मोमेंट अप्लाई कर देते हैं, दैट इज व्हाट, m0 मोमेंट अप्लाई हो रहा है। अब इसके केस में हमें क्या करना है, मोमेंट फाइंड करना है ना, यूनिट रोटेशन के लिए। तो कैसे हम इसे सॉल्व करें, इसे हम कॉन्जुगेट बीम मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे RA लग रहा है और यहाँ पे RB लग रहा है। RA और RB हमें फाइंड करना होगा। फ्रॉम हियर वी कैन से RA प्लस RB इज इक्वल टू व्हाट, 0। A पॉइंट पे हम मोमेंट को 0 कर देते हैं ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, RB इंटू L, ये बीम की लेंथ है L। नाउ इट इज इक्वल टू व्हाट, m0 जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है मोमेंट, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं RB इज इक्वल टू व्हाट, m0 बाय L। सो RA इज इक्वल टू व्हाट, RA इज इक्वल टू माइनस ऑफ m0 बाय L हो जाएगा। नाउ इफ वी विल ड्रॉ द डायग्राम, व्हाट, द shear force डायग्राम। तो shear force डायग्राम यदि हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं तो ये किस तरीके से हो जाएगा, माइनस ऑफ m0 बाई L और ये प्लस m0 बाई L। सो इट इज shear force डायग्राम इन दिस केस। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ड्रॉ करना होगा या इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए व्हाट इज MB माइनस MA। ओके, तो MA पे कोई भी मोमेंट नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे shear force डायग्राम का एरिया कितना है, दैट इज माइनस ऑफ
एम नॉट बाई एल इंटू एल। तो यहां से एम बी इज इक्वल टू वॉट, एम बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम नॉट। ठीक है, ये हमें इसके केस में मिल जाएगा। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। अब ये क्या है कि हमारे लिए इसका भी जो डायग्राम मिल रहा है दैट इज नेगेटिव, है ना। अब देखिए क्या है कि ये एक रियल बीम है ना, और कॉन्जुगेट बीम है। तो m बाई ए डायग्राम यदि नेगेटिव है तो लोडिंग क्या होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यदि पॉजिटिव है तो लोडिंग अपवर्ड होती है। तो हम इसके लिए जब कॉन्जुगेट बीम ड्रॉ करेंगे, सो इट इज लाइक दिस। इस तरीके से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। हिंज है ना, एंड में हिंज है, तो इट इज बी रिप्लेस्ड बाय द हिंज एट द एंड ओनली। ये हो गया, इट इज लाइक दिस। ये लोडिंग लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज यूडीएल। इट इज द पॉइंट ए एंड इट इज द पॉइंट बी। नाउ एम बाई ई आई, ठीक है, एम बाई ई आई हम इसे बोल देते हैं। अब यदि हमने इस पॉइंट पे शेयर फोर्स फाइंड कर लिया, है ना, रिएक्शन हमें मिल जाती है, तो दैट इज व्हाट, दैट विल बी द स्लोप एट दैट पॉइंट, है ना, एज पर द कॉन्जुगेट बीम मेथड। नाउ वी विल फाइंड रिएक्शन बी, दैट इज आर बी। फ्रॉम हियर वी कैन से RA plus RB is equals to what? Half of M by EI into L. So it is what? RA plus RB is equals to ML by 2EI. Now we will do moment in clockwise direction at A is equals to 0. So it is what? M by EI, ये पूरा जो load apply हो रहा है, that will be at a distance of 2L by 3 from the पॉइंट ए, है ना, सेंटर ऑफ यूवीएल, है ना, इस यूवीएल के लिए ये हो जाएगा, एंड प्लस, और वी कैन से इट इज इक्वल्स टू व्हाट, आरबी, ओरिएंटेशन अलग है आरबी का और इस लोड का, सो आरबी एल डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आरबी। सो आरबी इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज ml by 3EI and it is equals to what, theta at B. Now theta at B is equals to what, ml by EI, and we want for unit rotation, which means that moment is equals to what, moment will be equal to 3EI theta B divided by L. So it is equals to m is equals to 3EI by L. ये वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी फॉर द यूनिट रोटेशन। तो देखते हैं ऑप्शन में। सो इट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a two span continuous beam ABC is as shown in figure below. The distribution factors at joint B are. अब देखिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करने हैं जॉइंट बी पे। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ द मेंबर डिवाइडेड बाय स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर कनेक्टिंग एट अ जॉइंट। तो हमें यहाँ पे जॉइंट बी को लेकर के जो चीजें हैं वो फाइंड करनी है। अब देखिए अब क्या है कि इस जॉइंट की यहाँ पे बात की गई है बी की। अब बी जॉइंट की जब हम बात करते हैं तो फॉर बी यहां पे कौन कौन से मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं, एक मेंबर कनेक्ट हो रहा है दैट इज बी ए और सेकेंड मेंबर है दैट इज बी सी। बी ए के लिए स्टिफनेस कितनी हो जाएगी, बी ए के लिए दैट इज 4EI by L, क्योंकि फार एंड क्या है, फिक्स्ड है, सो इट इज 4EI by L। अब यहां पे I की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 2, सो इट इज 2I डिवाइडेड बाई L। L यहां पे कितना है, दैट इज बी ए के लिए इट इज 6 मीटर्स। तो ये हो जाएगा यहां से EI, सिंपली इट विल बी EI। BC के लिए क्या हो जाएगा, BC के लिए अगेन फार एंड क्या है, फिक्स्ड है, सो इट इज व्हाट 4EI by L, सो इट इज इक्वल्स टू 4EI, I की वैल्यू दैट इज 2I और L कितना हो जाएगा 4 मीटर्स, सो इट इज ऑल्सो इट इज 2EI। ओके, for BC it is 2I and L is 4 meters. Okay, so it comes out as
2EI इन दिस केस। और BA के केस में हमें कितना मिला था, दैट इज 6 मीटर की टोटल लेंथ है, और यहाँ पे एक मिस्टेक हमने कर दी, ये क्या वैल्यू कितनी है I की, दैट इज 3I, है ना, ये है 3I, सो इट इज अगेन 2EI। ये भी यहां से कितना हो जाएगा, 2EI हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करना है BA के लिए और BC के लिए। तो क्या करेंगे, BA के लिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। फॉर BA इट इज व्हाट, 2EI डिवाइडेड बाई 2EI प्लस 2EI, सो इट इज इक्वल टू व्हाट, 2/4, तो ये हो जाएगा 0.5। सिमिलरली in the case of BC, what we will do, 2EI divided by 2EI plus 2EI. So it is 2/4. Again it comes out as 0.5 and 0.5 for both the cases. So as per the options given here, correct answer will be C in this case. Okay, correct answer is C for the 6th question. So correct answer is, so the next question is, the deflection at free end of a cantilever of rectangular cross section due to loading is 0.8 सेंटीमीटर, है ना। डिफ्लेक्शन किसी भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बीम पे ड्यू टू सर्टेन लोडिंग, है ना, कोई भी लोडिंग हमें नहीं गिवन है, दैट इज सर्टेन लोडिंग, है ना, वेदर इट कैन बी UDL और UVL और पॉइंट लोड, है ना, ये हमें नहीं गिवन है। किसी भी लोडिंग की वजह से ये क्या हो रहा है, 0.8 सेंटीमीटर। If depth of section is doubled, keeping the width same, then the deflection at free end due to same loading will be. अब देखिए क्या है कि यदि हम डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले पे गौर करें कि जहां पे क्या है कि इस तरीके से एक कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे एक पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है, ये एक बीम है और यहाँ पे UDL अप्लाई हो रहा है, ये एक कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे कोई मोमेंट अप्लाई हो रहा है। तो देखिए इसके केस में हमें पता है डिफ्लेक्शन क्या होता है, PL3/3EI होता है। इसके केस में क्या होता है, दैट इज WL⁴ डिवाइडेड बाई 8EI होता है। और मोमेंट की वजह से डिफ्लेक्शन क्या होता है, दैट इज ML²/2AI। ये रिजल्ट हमें पता है। अब यहां पे आप देखिए कि यदि हमने यहां सारे फैक्टर्स को लोडिंग हटा दिया, हमें नहीं पता कि कौन सी लोडिंग इसमें अप्लाई हो रही है, ठीक है। यदि हम केस देखें पॉइंट लोड का और सिर्फ UDL का, तो इसके केस में देखिए क्या हो रहा है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दैट इज I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ये रिजल्ट हम यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारी केस में क्या किया हुआ है इन्होंने, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, फ्रॉम हियर वी कैन से BD³/12। अब विड्थ क्या है, दोनों केसेस में सेम है और 12 इज अ कांस्टेंट, सो फ्रॉम हियर वी कैन से डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, D³। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमें फाइंड करना है डेल्टा, तो डेल्टा2 डिवाइडेड बाई डेल्टा1 इज इक्वल टू डेल्टा1 D1/D2 होल क्यूब। तो डेल्टा2 हमें फाइंड करना है, डेल्टा1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 0.8 सेंटीमीटर, और पहले विड्थ D1 थी और बाद में डेप्थ D1 थी और हमने उसे क्या कर दिया, डबल कर दिया, सो इट इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ D1 का क्यूब हो जाएगा ये। तो डेल्टा2 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 0.8 इंटू दैट इज 8.1 इट विल बी, एंड द यूनिट इज इन सेंटीमीटर इन दिस केस, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा, तो यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज A विल बी द आंसर इन दिस केस, है ना। इजी क्वेश्चन इट इज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स इन मेंबर AB ऑफ पिन जॉइंटेड फ्रेम एज शोन बिलो, है ना। मेंबर AB, है ना, ये जो एक यहाँ पे ट्रस बना हुआ है इस तरीके से, दैट इज like this A B and here is hinge है यहाँ पे, it is C और ये D हो गया। L लेंथ के हैं ये सारे मेंबर्स, ओके, ये एक ही मेंबर है यहाँ पे। हमें यहाँ फोर्स फाइंड करना है मेंबर AB पे, AB पे हमें फोर्स फाइंड करना है इस मेंबर पे। तो देखिए हमने थियरी ऑफ स्ट्रक्चर में ट्रस के केस में पढ़ा हुआ है जीरो फोर्स मेंबर, है ना। तो जीरो फोर्स मेंबर के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो उनमें से एक कंडीशन क्या होती है कि यदि किसी ट्रस के केस में
किसी जॉइंट पे, है ना, यदि दो मेंबर आकर के मीट कर रहे हैं एंड दे आर नॉन कोलिनियर, है ना, कोलिनियर नहीं है वो मेंबर्स, और उनमें किसी भी तरीके से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होता है, तब ये क्या कहलाते हैं, जीरो फोर्स मेंबर कहलाते हैं। सो इन दिस केस हम यहां पे देखते हैं कि AB और AD ये दोनों क्या होंगे, जीरो फोर्स मेंबर होंगे, क्योंकि ये जॉइंट पे जहां पे आके मीट कर रहे हैं, और ये कोलिनियर है क्या, बिल्कुल नहीं है कोलिनियर। तो इसके केस में AB और AD दोनों पे फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और हमें यहां पे AB के बारे में पूछा गया है, तो AB के केस में हमारे पास फोर्स क्या होगा, दैट इज जीरो, है ना। तो डी हमारा इस केस में हो जाएगा आंसर। और एक और कंडीशन क्या होती है जीरो फोर्स मेंबर की, कि किसी भी तरीके से दो मेंबर किसी जॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, और तीसरा मेंबर जो है दैट इज नॉन कोलिनियर, है ना, इसके नॉन कोलिनियर है, तो इस मेंबर में फोर्स क्या हो जाता है, फिर जीरो हो जाता है। तो ये एक और कंडीशन होती है। तो हम यहां पे फर्स्ट कंडीशन विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस। सो आंसर इज इन दिस केस विल बी डी, दैट इज जीरो. So now we will move towards the next question, and the next question is cantilever beam AB of span L is subjected to moment M at the free end as shown in the figure, है ना, as shown in the figure, ये यहाँ पे moment M इसमें अप्लाई हो रहा होगा। What is the slope and deflection? अब देखिए अगेन जो हमने आपको बताया था ना कि बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड की हेल्प से जहां पे आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ मेथड, मैकॉलेज मेथड यू कैन अप्लाई, मोमेंट एरिया यू कैन अप्लाई, लॉट ऑफ मेथड्स यू कैन अप्लाई, और जो भी मेथड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके केस में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो याद रखिएगा, एंड दैट इज व्हाट, डिफ्लेक्शन के लिए इट इज ml²/2ei जब मोमेंट फ्री एंड पे अप्लाई हो रहा होता है, एंड थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ml/ei, है ना। इसे याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं M21, है ना, MiG-21, है ना, MiG-21 एक हुआ करता था, ठीक, इंडिया के पास अभी भी है, तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक, MiG-21। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसे सेटिस्फाई करता है, दैट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की बात की गई है, ml/ei एंड ml²/2ei। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमें कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर द फ्रेम शोन बिलो इज। अब देखिए ये यहाँ पे एक फ्रेम है और ये कुछ इस तरीके से है, दैट इज यहाँ पे एक हिंज है, ये एक रोलिंग हिंज है, एंड इट इज ऑल्सो अ रोलिंग हिंज। अब देखिए यहाँ पे एक और मेंबर है और ये एक हिंज है, इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज। अब स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करने के लिए वी कैन अप्लाई PC minus R dash in this case, where C is what, number of cuts required to make the structure determinate, है ना। तो इसके केस में कितने कट्स रिक्वायर होंगे स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट बनाने के लिए, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हो जाएगा 3 × 4। R dash is what? R dash is number of restraints required to make the support rigid. किसी भी सपोर्ट को रिजिड बनाने के लिए कितने रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड होंगे। मतलब ये है कि यहाँ पे ये हिंज सपोर्ट है, तो हिंज के केस में क्या है, मोमेंट अप्लाई, मोमेंट क्या है, फ्री है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन आएंगी। ये इसके केस में क्या हो जाएंगे, दैट इज रोलिंग एंड मोमेंट, और इसके केस में भी अगेन रोलिंग एंड मोमेंट। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हो गए, 1 + 2 + 2 हो गया। नाउ मेंबर हिंज के केस में क्या है, दैट इज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू m - 1। तो यहां पे कितने मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज 2 मेंबर ज्वाइन हो रहे हैं, 2 - 1, एंड इन दिस केस ऑल्सो 1 member 2 member, so it is also 2 - 1, so it comes out as is equals to 2। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हिंज के केस के 2 हो गए, और यहां पे दैट इज 1 + 2 + 2, ठीक है। सो टोटल इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 + 2 + 2 + 2, दैट इज इक्वल्स टू 7 - 7, सो इट कम्स आउट एज 5, है ना। तो देखते हैं ऑप्शंस, ऑप्शन डी हमारा इसके केस में करेक्ट हो जाएगा। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इसके केस में हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास था थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर
और थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर में ये कंसर्न टॉपिक जो कि MES के सिलेबस में गिवन है उसके हिसाब से हमने ये डिस्कस किए. होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड वी विल ब्रिंग मोर क्वेश्चंस फॉर द स्ट्रक्चर एनालिसिस और 2018 के क्वेश्चंस भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद द Infinity Academy and thank you so much for watching this video.